तो गाइस आज की इस हम नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा। अब मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगी जो इस वीडियो को देखेंगे उसे पूरा वॉच कीजिए। बच्चे देखो, अब तक जब तक तुम इस वीडियो को पूरा नहीं वॉच करोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। एक दो दो क्वेश्चन पढ़ लेने से आपका पेपर नहीं सॉल्व हो जाएगा, ना कि पेपर निकलेगा। और मैं खुद से कह रही हूँ, मैं इस सेशन को पढ़ा रही हूँ और ये रिकॉर्डेड भी रहेगा यूट्यूब पे। मैं इससे ज़रूर कहूँगी कि इस क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ इससे मैं खुला कह रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आपके यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में। अब क्या होता है कि हम दो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी इस तरह से है कि तुम इधर उधर भटकते रहोगे। एक मार्ग पकड़ो, एक रास्ता पकड़ो, उस रास्ते पे सीधा जाओ। अगर आपने पीसीएस का एग्ज़ाम डाला है, इस मतलब फॉर्म डाला है, तो वो पेपर आप दो, उससे कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कोई जो बाबर होगा, अकबर होगा, मुगल शासन सल्तनत काल कहीं बदल नहीं जाएंगे, बस वही रहेंगे फैक्ट। बस थोड़े बहुत चेंजिंग आएंगे। जैसे कि यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो क्या होता है इसमें आपको थोड़ा लेंदी तैयार करना होता है, जबकि पीसीएस में बहुत कम ही मात्रा में थोड़ा बहुत कम करना पड़ता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि बीपीएससी का पेपर हुआ था, तो बीपीएससी पटना में ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये तो एसएससी के बच्चे भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा पहली बार ही एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन यानी तैयारी किया है, तो वो मतलब इस तरह से हँसते-हँसते उस क्वेश्चन को दे देता कि क्या बताऊँ। और उसमें जो क्वेश्चन थे वो बहुत मतलब बहुत नॉर्मल थे। और उसके बावजूद जो क्वेश्चन बचे हुए थे, वो मतलब एज इट क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे। मतलब गलत, वो रॉन्ग थे एकदम। या मतलब समझ में नहीं आता कि एग्जामिनर गलत है कि स्टूडेंट वहाँ पर गलत है। तो यहाँ एग्जामिनर की भी गलती है। इसीलिए कहते हैं कि एक मार्ग पकड़ो, दो मार्ग पकड़ो, जो मन करे सो करो। लेकिन जो सेशन देखो, जो कोई भी सेशन, हमारा नहीं, कोई भी सेशन देखो, तो उसे फुल वॉच करो। क्योंकि जितना हम पढ़ा रहे हैं, इसके पहले मैंने जितना पढ़ाया सब कुछ आएगा। और मैंने पहले ही बताया है कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के नहीं है कि बदल जाएंगे, और जो करंट में चल रहे हैं उनको भी पढ़ना है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें हम आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। आज हमारा इसका पहला सेशन है। इसके पहले मैंने प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कराया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, एक सीक्वेंस वाइज से आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब बात करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको जो आंसर आ रहे हैं इसे नीचे कमेंट कर देना है एकदम ईमानदारी से। अब यहाँ है कि चित्रकला की, जो हमारा चित्रकला मुगल काल भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस काल पर, यानी कि निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा नहीं। मतलब कि जो चित्रकला थी इस पर मुगल काल का प्रभाव नहीं पड़ा था, तो ये कौन सी थी। तो इसमें आपका क्या है सही जवाब, तो इसमें आप बता सकते हो। अगर यही कहा है कि मैंने कि आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर मुगल काल आपने पढ़ लिया है तो इसमें आप बता सकते हो कि चारों में ऑप्शन क्या होगा। अगर पढ़े हो तो बताओ जल्दी से, क्योंकि 4 और 5 महीने बाकी हैं। अगर इसी तरह से हमारी तैयारी रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि, अगर आप इतने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कर पाए हो तो भाई क्या कर रहे थे अब तक। तो इसमें आपका सही जवाब है कि कालीघाट एकदम सही जवाब है। जो बच्चे पढ़े हैं इसको भूल गए थे, कोई बात नहीं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, बुक से कर लेना। आप सेशन देखोगे, इधर सुनोगे, इधर कान से सुनोगे, उधर कान से निकल जाएगा। तो ऐसी कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ो तो खुद पढ़ो कि हाँ, जब हम मुख से बोलते हैं तो वो हमारे माइंड में एक सेटअप बनता जाता है कि हाँ, हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, तो वो समझ में आते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता था, यानी कि जो विधि वेता
थे। तो कौन थे? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला है कि विज्ञानेश्वर, दूसरा है हिमाद्री, तीसरा है राजशेखर, चौथा है जी मुतवाहन। यानी इसमें में से क्या नीचे दिया है कि नीचे दिए हुए कूटों में से, यहाँ है कूटो, यहाँ कूटो है, कूटो में से सही का चयन करें। तो इसमें आप बताएंगे कितना क्वेश्चन, यानी जो ये ऑप्शन दिए इसमें में से कितने सही हैं। तो इसमें में से आपका तीसरा एकदम गलत जवाब है और सभी सही हैं, यानी ये वाला हमारा एकदम गलत है और सब कुछ एकदम सही है। सब कुछ एकदम सही है, तो इसमें आपका क्या हो सकता है? तीसरा एकदम सही जवाब होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। यानी कि जो संसार है उसमें में से सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या है कि इसमें दिया है कि शेर शाह का मकबरा। अच्छा, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ पर है इसे तुम कमेंट करके ज़रूर बताओगे। जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उसे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। सासाराम में तो है, लेकिन किस स्टेट में है इसमें, इसको आपको बताना है। अब बात करते हैं कि जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ये दिल्ली में है, एकदम सही जवाब है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है, ये भी सही है। यानी कि इस हिसाब से मैं बता रही हूँ सही है कि जो ये मकबराएं हैं ये सब दिल्ली में। स्टेट की बात करूँ, अभी सबसे बड़ा मकबरा पूछ रहा है दुनिया का, तो ये बताना है। यहाँ है गोल गुम्बद बीजापुर, तो ये भी गोल गुम्बद जो बीजापुर है ये वहीं पर बीजापुर में है। अच्छा, यहाँ क्या कहा है कि सबसे बड़ा गुम्बज कौन सा है जो संसार में सबसे बड़ा गुम्बज हो, तो ये कौन सा है? आपका डी वाला एकदम राइट है। डी वाला आपका एकदम राइट जवाब है। अच्छा, इसको किसने बनवाया था? तो इसको आदिल शाह, यानी ये किसका मकबरा है? तो ये आपका है आदिल शाह। किसका है? आदिल शाह का। आदिल शाह का ये मकबरा है, आदिल शाह का मकबरा है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम आपसे, क्योंकि यहाँ जो स्क्रीन है बहुत छोटा पड़ रहा है इसीलिए मैं इस तरह से लिख दी थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो अष्टप्रधान नाम की, अष्ट जो हमारा प्रधान है नाम की मंत्री परिषद थी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसमें अष्ट प्रधान मतलब कि आठ प्रधान के जो मंत्री होते थे वो किस शासन में थे? तो इसमें थे, आपका एकदम सही जवाब है कि मराठा शासन में थे। मराठा एकदम सही जवाब है। अच्छा, मराठा की जो मराठा शासक था इसके संस्थापक कौन थे? अब इसमें आप गुप्त काल जरूर पढ़ोगे, चोल वंश जरूर पढ़ोगे, विजया नगर शासन, मराठा शासन, ये सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन इसे अच्छे से कवर करना है। सब टॉपिक सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर वही बच्चे सही से पढ़ लें तो बहुत बेटर होगा, एकदम अच्छे से पेपर निकल जाएगा। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बदलते नहीं हैं, ये कोई करंट अफेयर नहीं है कि बदल जाएंगे, तो इसे आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन सांस्कृतिक ग्रंथों में होता था। तो जो अपभ्रंश शब्द था ये मध्यकालीन जो भारत है इसमें किस में प्रयोग होता था? तो यहाँ पहला है आपका राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को अंकित करने के लिए, या फिर दूसरा है कि वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, या तीसरा यानी सी वाला है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, या फिर संस्कृतर छंदों को इंगित करने के लिए। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है? आप बताओ। तो इसमें आपका एकदम सही जवाब है सी वाला। सी वाला एकदम सही जवाब है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम कि जो हमारा 6वां क्वेश्चन है कि नस्तालिक थी, तो ये नस्तालिक क्या थी? तो इसमें आपका सही जवाब ए वाला एकदम सही जवाब है। अब ये बात करते हैं क्या थी? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी।
अब ये क्या थी, तो ये थी फारसी लिपियों में थी। फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। तो ये लिपि थी एक, ठीक है, ये लिपि थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए हम कहते हैं आपको जो भी शब्द पढ़ें उसका जो क्या उसका उपयोग है उसे ज़रूर एक बार ध्यान दें। अच्छा, हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिस सूफी संत की मान्यता थी, यानी कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें में से बताना है क्या होगा, जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर बाबा फरीद, या फिर सैयद मोहम्मद गेसुद राज, या फिर शाह आलम बुखारी। तो इसमें में से आपका क्या सही जवाब होगा, ये आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें आपका जो मोइनुद्दीन चिश्ती है एकदम सही इसका जवाब होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल चित्रकला किसकी राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची। तो किस पर पहुंची थी पराकाष्ठ में, तो इसमें आपका एकदम सही जवाब है जहांगीर के समय पहुंची थी। अब इसी में आपको कुछ ऐसे फैक्ट हैं जैसे कि अब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इन सारे जो राजा थे इनको याद कर लेना है, यानी कि इनकी जो काल थी ये किस कब तक इनका शासन काल था, और इनमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक त्रुटियां क्या थी, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयां थी, इन्होंने कहाँ कहाँ पर शासन किया, कहाँ पर नहीं किया, ये सब आपको फैक्ट को देखना है। तो आपको नीचे कमेंट करना है कि इससे किस किस बच्चे ने इसको तैयार कर लिया, और जिस बच्चे ने तैयार कर लिया है तो हुमायूं जो है इनका शासनकाल कब से कब तक है, ये आपको बताना है। अच्छा, बात करते हैं हमारा जो यहाँ 9वां क्वेश्चन है का है यहाँ की मध्यकालीन भारत में मनसबदारी होगा। भाई यहाँ इतना मिस्टेक पता नहीं क्यों यहाँ हो जाता है कि जब आपको पढ़ाते हैं तो ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ है मनसबदारी, क्या है, मनसबदारी है, दारी है, यहाँ दारी है, तो यहाँ आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपका है मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसीलिए लागू की जाती थी ताकि, मतलब ये जो शब्द थे ये क्यों प्रयोग किए जाते ताकि यहाँ नीचे दिया हुआ है कि सेवा में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुविधा हो, या फिर साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। तो इसमें में से क्या हो सकता है ये आपको बताना है। हम आपसे कहते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों को कह दूँ जिनको आ रहा है वो बता दे, और जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन कर लेना। हमारा काम क्या है कि अगर हमें नहीं आता है तो एक बार रिवीजन करना है बस। तो यहाँ हमारा डी वाला एकदम सही जवाब है। अब ये भी नहीं मतलब है कि आप हमेशा गलतियाँ करे रहो और हमेशा रिवीजन करते रहो। तो आप एक बार जो पढ़ लें तो उसे अपने मन में सोचें कि मैंने क्या क्या आज तैयार किया है। सोते समय आप एक बार याद कर लें, और जब उठें तो एक रफ में एक पेज में लिख लें कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो इस सब्जेक्ट से मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे ये ख़त्म करना है, इतना इतना पढ़ना है। तो ये इस तरह से आपके सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है 10वां है, तो कृष्ण जीवन परम प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। तो किसने की थी ये जो रचना है प्रेम वाटिका, तो इसको तो लगभग सब बच्चे हिंदी में पढ़े होंगे। तो हिंदी में पढ़े हैं जो बच्चे उसको बताएंगे, यानी हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़े होंगे। तो इसमें आपका एकदम सही जवाब है कि रस खान एकदम सही जवाब है आपका। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि जो अपनी शक्ति को, यानी कि जो हमारी अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। तो कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसमें आपको जिले इलाही इस उपाधि को इन्होंने धारण की थी, यानी कि सी वाला एकदम सही जवाब हमारा है। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा है कि अकबर की
अकबर की शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो कौन था सैनिक विभाग के जो प्रमुख कौन होता था? अकबर के शासनकाल में पूछ रहा है, तो आपको बताना है इसमें क्या सही जवाब होंगे। तो इसमें आपका सही जवाब है कि मीर बख्शी एकदम सही जवाब है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कैसे है, थोड़ा सा मिलान है और थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पूछा है आपसे, तो इसमें को आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ आपका है कि जो गुरु अमरदास हैं, ये इन्होंने मीर और पीर लिखा है। तो क्या सही जवाब है? आप बताना है। अगर आपने गेस नहीं किया बल्कि इसको 100% 100% श्योर हो कि इन्होंने लिखा है, तो नहीं लिखा है, इसको इन्होंने नहीं लिखा है, यानी कि ये गलत एकदम जवाब हमारे है। तो इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है हर गोविंद ने लिखा। किसने लिखा है? हर गोविंद ने लिखा है। इसको हर गोविंद ने लिखा है। तो अच्छा, नीचे बात करते हैं। जो हमारा नीचे है कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ लिखा। तो ये तो एकदम सही जवाब है। तो यानी कि ये बी वाला हमारा एकदम सही जवाब है। लेकिन नीचे तो बात कर लेते हैं कि जो गुरु रामदास थे, ये दल खालसा लिखे थे। तो इन्होंने इसको नहीं लिखा था, बल्कि दल खालसा किसने लिखा था? तो दल खालसा जो लिखे थे ये थे गुरु गोविंद। यानी कौन थे? यहाँ गुरु गोविंद थे। कौन थे? गुरु गोविंद। यहाँ आप लिख लेना, क्योंकि यहाँ जो टच होता है जिस पे हम लिख रहे हैं ये बहुत छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम नीचे बता रहे हैं कि जो गुरु यहाँ देखिए, यहाँ गुरु गोविंद सिंह है। तो इसको मन जी लिखे थे, तो नहीं, मन जी नहीं लिखे थे, बल्कि सॉरी, यहाँ मन जी को गुरु गोविंद सिंह ने नहीं लिखा था, बल्कि मन जी को अमरदास ने लिखा था। अरे भाई, इतना अच्छा आंसर, इसके अमरदास ने लिखा था, अमरदास ने इसको लिखा था। अच्छा, आगे बात करते हैं हम आपसे कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित कथन यहाँ दिए हैं। कथन फर्स्ट दिया है कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या गा मतलब आर वाला है कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया। तो इसमें में से क्या दोनों सही जवाब है? इसमें क्या कैसे याद करना है, क्यों, कैसे, ऐसे याद कर रहे हैं जैसे कि भारत में सूफियों ने चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, क्योंकि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया। तो इस तरह आपको यहाँ क्यों या इसलिए लगा के पढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपका जो पहला है तो ये सही है, एकदम सही है, बट ये वाला सही नहीं, यानी कि आर वाला हमारा गलत एकदम है। तो हमारा कौन सा सही होगा? ये वाला हमारा एकदम गलत है। तो ए वाला एकदम सही जवाब है, यानी कि नीचे देखेंगे तो सी वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम सी वाला एकदम करेक्ट लगा दे रहे हैं। अगला नीचे क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। जो बच्चे उब रहे हैं तो तब तक वो कमेंट कर देंगे नीचे कि वो अब की बार कौन से एग्जाम को दे रहे हैं, मतलब यूपीएससी के साथ आप कौन से और अन्य एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ देखते हैं कि महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों, यानी जो कृतकारों और उनकी कृतियों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ भी सही की बात किया है, तो सही बताओ कौन सा है इसमें। तो सही बताओ कौन सा इसमें है, आपको बताना है। तो यहाँ आपका पहला है कि सरला दास बंगाली, या फिर काशीराम उड़ीसा,
या टिक्कड़ मराठी या फिर पंपा कन्नड़। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है? तो इसमें आपका सही जवाब है पंपा कन्नड़ है। सॉरी, यहाँ पंपा कन्नड़ एकदम सही जवाब, डी वाला एकदम सही जवाब आपका है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपका है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है, तो वो कौन है? तो इसमें आपका एकदम सही जवाब होगा कि अबुल फजल एकदम सही जवाब है आपका। अच्छा, अगले की क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन 3 रह गए हैं। तो यहाँ हमारा है कि जो शिवाजी के अष्टप्रधान, यहाँ जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे ये पहले वाले के आंसर को पा गए होंगे, क्योंकि मैंने पूछा था कि इसके जो संस्थापक कौन रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामूली की देखरेख करता था वह था, तो वो कौन था? मतलब कि मराठा समय जो मराठा का शासनकाल था वह उस समय था, तो उसका जो विदेशी मूल्य की देख रेख कौन करता था? तो इसमें आपका क्या सही जवाब है? तो इसमें आपका एकदम डी वाला सही जवाब है कि उसे हम क्या कहते थे? सुमंत कहते थे। लेकिन पेशवा किसे कहते थे? तो पेशवा हम मुख्यमंत्री को कहते थे, मुख्यमंत्री को कहते थे। अच्छा, मुख्यमंत्री को तो कहते थे भाई, लेकिन आपको बताना है सचिव किसे कहते थे? तो सचिव पत्राचार विभाग को कहते थे। अच्छा, नीचे है पंडित राव किसे कहते थे? तो इसे छत्रपति का सत्राकार है यहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ हम आगे बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ है कंधार के निकल जाने से मुगल सम्राट को क्या बड़ा धक्का पहुंचा? तो क्या धक्का पड़ा था जब कंधार निकल गया था? तो यहाँ आपका एकदम सही जवाब होगा कि जो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एकदम सही जवाब आपका डी वाला हो जाएगा। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो सल्तनत काल था उसमें जो बफजिल का अर्थ क्या था? यानी जो शब्द है इसके अर्थ को पूछा है। जो सल्तनत काल था, इसके बाद क्या आता है? मुगल काल आता है। लेकिन बताओ भाई, इसके जो शब्द थे इसके आंसर क्या हो सकते हैं? तो इसे तुमको बताना है कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। तो इसके आंसर जो हैं ये हैं सी वाला, यानी कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। एकदम सही जवाब हमारा सी वाला है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसे है, ये बहुत अच्छे से समझेंगे। और यहाँ देखते हैं कि दिल्ली का खोज सुल्तान भारत में नगरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो जो नहर का निर्माण किया था, तो भाई हम तो वो तो पढ़े थे, पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन इसको बताना है आपको बताना है कि इसके सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक, एकदम सही जवाब हमारा है। अच्छा भाई, तो इसी जो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है ये समाप्त हो जाते हैं, और इसके आगे हम लगभग कल आपको 30 से कहोगे, अगर नीचे कमेंट करोगे तो 30 से 40 क्वेश्चन कवर कराएंगे। इसमें क्या होता है कि मुझे पता है कुछ बच्चों को ये सेशन ज़्यादा और अच्छा तब लगता है जब हम अपने फेस वैल्यू को दिखाकर आपको समझाते, लेकिन खैर कोई बात नहीं भाई, थोड़ी ही दिन के बाद ज़रूर हम आपको मतलब आपके सामने ज़रूर आके एक ब्लैक बोर्ड पे आपको बताएंगे। लेकिन भाई थोड़ा तुम सब लोगों का सहयोग चाहिए, जिससे हम अपने आप और तुम्हारे लिए कुछ कर सके। हमारे पास वो सारी उपलब्ध सभी वस्तुएं हैं जिससे हम आपको अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं। और इसके आगे मुझे एक कैमरा लेना होगा जिससे मैं आपको एक फोकस होगी, एक अच्छी
से पढ़ा सकूँ, वो भी मेरा अच्छा ये कंटेंट है, क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि आपका फेस आपका किस तरह से है, आप किस तरह से क्या कर रहे हो, मतलब किस तरह से आपका फेस है, आप किस तरह से हो, मतलब काले हो, गोरे हो, किस तरह से हो, किस रंग के हो, ये नहीं मायने रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हारे अंदर नॉलेज क्या है, क्या तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। ये यूपीएससी और हर एक एग्ज़ाम देखता है। हर एक बंदे जो बच्चे होते हैं, सक्सेस होने की निशानी वही होता है। ये नहीं होता है कि वो कितना अच्छा है तभी उसे आईएएस बनाया जाता है, ये नहीं उसमें देखा जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि आपके अंदर गुण क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपकी बोलने की, आपकी लिखने की, आपकी समझने की नज़रिया क्या है, आप क्या सही मायने में सही डायरेक्शन में चल रहे हो। अगर हाँ, तो सही हमारे इस सेशन को देख रहे हो। तो इसी वीडियो के साथ आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन भाई ये भी बता दो, जिस बच्चे को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।